Morning to all of you. Jai Hind everyone. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. So let's start with today's topic. In the forms of business organization, till now we have studied what is a sole trading concern, that is individual ownership business. After that we have studied partnership firm, in that more than one person, like two or more person, up to hundreds are there, that also we have studied. After that we studied the cooperative society, right, how they are cooperating with each other with a service motive, they're running the business. Now today we are going to see the joint stock company. What? Joint stock company. So let's see what is the meaning of joint stock company. A joint stock company is an artificial person having the separate legal status, existence, perpetual succession and common seal. मतलब ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है. आर्टिफिशियल पर्सन यानी एक ऐसा जीता जागता इंसान जो ना ही खाना खाता है, ना पानी पीता है, ना हवा खाता है, फिर भी वो जिंदा रहता है. ठीक है, तो ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन. क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग द सेपरेट लीगल स्टेटस. जैसे हमारे आधार कार्ड होते हैं, पैन कार्ड होते हैं, हमारी एक आइडेंटिटी है, राइट, वैसे ही ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है इनका भी एक आइडेंटिटी होता है, इनको भी एक लीगल स्टेटस मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है ये आर्टिफिशियल पर्सन ऐसा है जो कभी डेड होगा ही नहीं. ठीक है, जैसे ये परमानेंट एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. आर्टिफिशियल पर्सन हमेशा के लिए रहता है. नेक्स्ट है कॉमन सेल. ये इसका सिग्नेचर होता है, जिसे हम लोग सिग्नेचर करते हैं वैसे ही कॉमन सेल क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी का सिग्नेचर है, जो रबर स्टैम्प वगैरह आप लोग देखते हो, दैट ओनली. ओके, सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द फीचर्स ऑफ द सेम. फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. सबसे पहला क्या है? सेपरेट लीगल स्टेटस. ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है इनका एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है. इट मीन्स दैट the joint stock company and its member, I mean owner, they both are separate, like how we have saw in the sole trading concern and partnership firm, that if sole trader will die, sole trading concern also die, right? Partnership, if they are dispute among themselves, though partnership firm also get dissolved. But joint stock company एक ऐसी कंपनी है जिसका लीगल स्टेटस उसके ओनर से अलग होता है. यानी जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न पार्टनरशिप फर्म में ओनर है तो बिजनेस है, ओनर नहीं तो बिजनेस नहीं. बट यहाँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ओनर और बिजनेस दोनों ही क्या है? एक दूसरे से अलग है. ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया मीनिंग में. आर्टिफिशियल यानी ये एक ऐसा जीता जागता इंसान है जो ना ही खाना खाता है, ना ही पानी पीता है, फिर भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, रजिस्ट्रेशन. ऐसी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है. ठीक है, रजिस्ट्रेशन क्यों कंपलसरी है? एज आई टोल्ड दैट इट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन. सो जैसे हमारे लिए एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन होता है. ठीक है, ताकि उनका भी सर्टिफिकेट बन सके, बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट है, तो उनका भी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है. परपेचुअल सक्सेशन यानी ये ऐसी कंपनी है जो कभी डेड नहीं होती, कभी बंद नहीं होती अपने आप. ठीक है, इसका दी एंड कभी नहीं होता. इसमें क्या होता है? ओनर्स आते हैं जाते हैं, लेकिन कंपनी क्या है? चलती रहती है. क्योंकि देखिए यहाँ पे ओनर्स और कंपनी दोनों ही अलग है. ठीक है, तो ओनर्स के रहने या ना रहने से, आने जाने से, मतलब कंपनी के पार्ट रहने से या कंपनी को छोड़ के जाने से इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, कॉमन सेल ये मैंने पहले ही बताया, इट इज़ अ सिग्नेचर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी. अब ये तो ओनर कौन है? कंपनी है. ठीक है, अब वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट, तो जब कंपनी ओनर है, ठीक है, तो उसका सिग्नेचर भी लगता होगा, करेक्ट, तो उसका सिग्नेचर क्या है? कॉमन सील है. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. अब पहले बता दे शेयर्स क्या है. ठीक है, शेयर्स क्या होता है? पोर्शन एंड द परसेंटेज ऑफ द ओनरशिप. ठीक है, अब यहाँ होता क्या प्रोसीजर? कई लोग इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं बाय परचेस ऑफ शेयर्स, और जो भी कंपनी का शेयर्स खरीदता है वो कंपनी का क्या हो जाता है? ओनर. क्या हो जाता है? ओनर. ठीक है, लेकिन
यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यानी ओनर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो सब एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए भी एक अलग से मैनेजमेंट बॉडी कमेटी अपॉइंट की जाती है। अब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब ये होता है कि इस कंपनी में कोई भी अपने ओनरशिप को कभी भी किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न में आप अपना ओनरशिप किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, पार्टनरशिप में भी नहीं कर सकते। ऐसा होगा क्या कि आज मैं पार्टनर हूँ, कल मैं बोल दूंगा कि अब मैं पार्टनर नहीं रहूँगा, मेरे भाई को बना लीजिए पार्टनर मेरे बदले में। इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, बाय परचेसिंग यू विल बिकम द शेयर होल्डर। अगर आपको शेयर होल्डर नहीं रहना है, ओनर नहीं रहना है उस कंपनी के, तो आप अपने शेयर्स को किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो बाय सेल और बाय गिविंग द गिफ्ट। तो फिर आप जिसको अपना शेयर ट्रांसफ़र करेंगे वो बंदा उस कंपनी का शेयर होल्डर यानी ओनर बन जाएगा। तो यहाँ पे ओनरशिप भी क्या होती है, ट्रांसफ़र की जाती है। नेक्स्ट है सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मैंने पहले ही बोला यहाँ पे ओनरशिप बहुत सारे होते हैं, लाखों में, मोर देन दैट ऑल्सो। सो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो ओनर्स नहीं करते हैं। ओनर्स क्या करते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, राइट। तो ओनर्स के बदले में ये लोग कंपनी की सारे एक्टिविटीज़ को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो लायबिलिटी होती है ओनर्स की वो लिमिटेड है, यानी कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी वो तो मैनेजमेंट कमेटी देख रही है। और जब कभी ऐसा होता है कि कंपनी ने अपने नाम से कुछ लोन लिया है तो उसका बर्डन शेयर होल्डर्स पे जाता है, लेकिन पूरा नहीं। जितने शेयर होल्डर्स का शेयर परसेंटेज होगा कंपनी में, उनको उतने ही परसेंटेज का ड्यूज क्लियर करना होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है देयर इज़ अ लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। कंपनी बहुत बड़ी होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे लाखों में ओनर्स होते हैं, तो इसका मतलब अब सब लोग पैसा डालते होंगे, ऑब्वियसली तो कैपिटल ज़्यादा आता होगा। कैपिटल ज़्यादा आएगा तो प्रोडक्शन एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा रेंज में होगी, तो उससे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। सो ग्रोथ और एक्सपांशन पॉसिबल होगा, ठीक है। एफिशिएंट मैनेजमेंट। जब ओनर्स खुद अपनी कंपनी को चलाते हैं, वही मैनेज करते हैं, वही कंट्रोल करते हैं, तो मैशअप हो जाता है, स्पेशलाइजेशन नहीं होता। लेकिन ये कंपनी इतनी बड़ी है कि यहाँ पे ओनर्स क्या करते हैं, खुद मैनेज नहीं करते, बल्कि बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए वो अलग से लोगों को अपॉइंट करते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, मैनेजर्स हो गए, राइट। सो यहाँ पे मैनेजमेंट में हमको एफिशिएंसी देखने मिलती है। एफिशिएंसी यानी वर्क प्रॉपर करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। वो पहले ही बता दिया मैंने कि यहाँ पे मेंबर्स ज़्यादा हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा आता है, इसीलिए यहाँ का कैपिटल क्या होता है, यहाँ इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी। अब सीक्रेसी का मतलब बिजनेस का इन्फॉर्मेशन। सोल ट्रेडिंग कंसर्न को ज़रूरी नहीं होता है कि वो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में किसी को भी कुछ भी शेयर्स करे। पार्टनर्स में आपस में ही डिस्कशन हो जाता है। कोऑपरेटिव में भी सिलेक्टेड मेंबर जो 100 हैं अप टू उतने में ही होता है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो भी वर्किंग अफेयर्स होते हैं, ठीक है, जो भी वर्किंग होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारे के सारे एक्टिविटीज़ को, वो सारे मैटर्स को इन्हें पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि इनके ओनर जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या करना पड़ता है, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ भी सीक्रेट नहीं रह जाता, ठीक है। इसीलिए कहा गया है देयर इज़ अ लैक ऑफ सीक्रेसी। नेक्स्ट है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, पहले हम आपको पर्सनल एनवायरनमेंट बता देते हैं। पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, जब समझो मैं खुद अपनी एक कंपनी लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं अपना खून पसीना मेहनत पूरी तरह से उसमें लगा दूंगी ताकि मेरी कंपनी ग्रोथ करे, डेवलपमेंट करे, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करने की जगह अगर मैं किसी और की कंपनी में जॉब करती हूँ, ठीक है, तो क्या मेरा सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा कि वो कंपनी भी ग्रोथ करे? नहीं, वहाँ मुझे बस एक ही चीज़ से मतलब होगा, मुझे सैलरी मिल रही है, बस उस सैलरी के लिए मुझे 8 घंटे काम करने, दैट्स इट। बाकी कंपनी प्रॉफिट में हो या ना हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो कंपनी का या ना हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो अब इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट करते हैं कंपनी को, वो तो ओनर है नहीं, ठीक है, वो सारे क्या है, मैनेजमेंट कमेटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, यानी अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ ही हैं, ठीक है। चाहे वो टॉप लेवल में काम करे, मिडल पे या लोअर में, वो है तो एक जस्ट एम्प्लॉय जो शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है अपने बिहाफ पे, ठीक है।
तो वो लोग भी इतना कीनली इंटरेस्ट नहीं लेते हैं जितना कि एक ओनर खुद किसी भी कंपनी में लेगा, बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न कि उनको उनके वर्क का प्रॉफिट मार्जिन तो नहीं मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा तो वो उनको भी डिवाइड करके देगी, राइट। उनको तो उनके एक्टिविटीज़, उनके काम की सैलरी मिल जाएगी, इसीलिए वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं जैसे कि ओनर्स जनरली लेते हैं। इसीलिए कहा गया है देयर इज़ अ इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। डिले इन डिसीजन, यहाँ पे डिसीजन है ना बहुत डिले होता है। क्यों पता है? मैनेजमेंट करने वाले अलग लोग हैं, ओनर्स अलग हैं, लेकिन कंपनी जब भी कोई डिसीजन लेगी तो ऑब्वियसली ओनर्स को तो पूछना ही पड़ेगा ना। डिसीजन ओनर्स लेंगे लेकिन काम कौन कर रहे हैं? मैनेजमेंट। तो जब तक ये दोनों आपस में डिस्कशन नहीं करते हैं तब तक कोई मैनेजमेंट का डिसीजन नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि देयर इज़ अ डिले इन डिसीजन, क्योंकि सारे ओनर्स का कंसल्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ओनर मैंने पहले ही बताया एक दो नहीं होते, लाखों में होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डिसीजन बहुत ही डिले होता है, मे बी 15 दिन से लेके 20 दिन, महीने भी लग सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या बताएं? हाँ, जैसे हम लोगों का इंटरेस्ट अलग हो और कंपनी का अलग हो। फॉर एग्जांपल स्कूल टीचर और स्टूडेंट में देख लेते हैं। टीचर्स का इंटरेस्ट क्या होता है कि हम जिन भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं सबके 90 तो आने चाहिए, एटलीस्ट मेरिट तो बन जाए, राइट। लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट क्या होता है? पास हो जाए बस हो गया, स्पोर्ट्स में अच्छे नंबर आने चाहिए, फेयरवेल पार्टी इंजॉय करेंगे, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाएंगे नॉल, ठीक है। तो उनका इंटरेस्ट अलग होता है, टीचर का इंटरेस्ट अलग होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट मैच करता है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में भी क्या होता है? एम्प्लॉयज़ का मेन मोटो क्या होता है कि उनको अच्छी से अच्छी सैलरी मिले, उनका प्रमोशन हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, टर्नओवर बढ़े, डेवलपमेंट हो, एक्सपेंशन हो, ठीक है, ब्रांचेस ओपन हो, ठीक है। तो दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं। जबकि दोनों कब अचीव होंगे? जब दोनों के इंटरेस्ट फुलफिल एक साथ होंगे तभी दोनों का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। और दोनों के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए एक दूसरे को उन्हें सपोर्ट करना होगा, ठीक है। पर फिर भी यहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही रहते हैं। जैसे टीचर पढ़ाती है तो सोचती सब बच्चों का 90 आए तो कितना अच्छा होता, बट बच्चे क्या सोचते हैं? कुछ लोग सोचते हैं हाँ हमारा भी 90 आना चाहिए, कुछ सोचते हैं 90 प्लस होना चाहिए, कुछ सोचते बस पास हो गए तो ठीक है। मैम तो हमेशा सबको 90 कहती है, हमें नहीं डालना है 90, हम तो पास हो जाएंगे तो वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये अलग अलग इंटरेस्ट हो जाता है और ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही रहती है, ठीक है। आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। एज यूजुअल होमवर्क मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को बाइफरगेट करके अलग अलग करके आपको लिखना है, ठीक है। जो भी डाउट्स होगा इवनिंग शेड्यूल में पूछ लीजिएगा। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। जय हिंद एवरीवन।